जैसा कि आप सबकी डिमांड थी कि जो टॉपिक करवाए उनके प्रश्न किए जाए, सर प्रश्न करवाओ। आज मैं शुरुआती जो 2 टॉपिक पढ़े अपन ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना तक, तो 3 टॉपिक तक मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। कुछ तकनीकी लाइट की प्रॉब्लम से प्रश्न हालांकि कम ही लिए हैं, पर ये मैंने क्लास डाली है। मैंने कहा आज प्रश्न लेने ही लेने हैं। एक क्लास और लेके आऊंगा और प्रयास रहेगा, मैंने जैसा कि आपसे बोला था शुरू में कि हर 5 क्लास के बाद में अपनी एक प्रश्न की क्लास आएगी। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यू लेके आया हूं मैं आपके लिए। शुरुआत करेंगे। आपको मैं हर प्रश्न के बाद 2-3 सेकंड दूंगा ताकि आप अपने विवेक से अपने आप ही अपना मूल्यांकन कर लें। ठीक है, ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्लाइड पे, या मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। पिछली बार आया हुआ प्रश्न है, आपके लैब असिस्टेंट में आया हुआ प्रश्न है पिछली बार। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने, अरस्तु ने, गोलीलियो नहीं है, ये गैलीलियो है ना? क्या है ये? गैलीलियो ने या भास्कराचार्य ने? तो आप बताएं उत्तर क्या होगा इसका? चारों में से उत्तर सबसे पहले भूगोल शब्द किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने। किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने, एक ग्रीक विद्वान थे। इन्होंने ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले दिया था। जियो प्लस ग्राफोज, पृथ्वी का वर्णन। आपको याद होगा अपने शुरुआत यहीं से की थी क्लासेस की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। पहला कथन, नियारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर अवस्थित ग्रहों को बाहरी ग्रह कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, है ना? केवल एक या दो, केवल तीन, या केवल एक, दो, तीनों? आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो आप आराम से इसको पढ़ के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इनको अपन ने पढ़ा है, नियारिका सौरमंडल का जनक है, सही बात है। क्षुद्र ग्रह, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में आपके भीतरी ग्रह है, यह भी सही बात है। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर अवस्थित ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रहों को जोवियन ग्रह कहा था, आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा था। पृथ्वी से क्रम से कंटिन्यू आपको याद रखना है, बीएसपी मंगल, है ना? आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह पृथ्वी के जैसे हैं, और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है? गैसीय अवस्था में, गैसीय आकार में, गोले बड़े पिंड आकार में, उन्हें जोवियन ग्रह कहा था। तो ये तीनों बातें सही है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुध, शुक्र व मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, बुध, शुक्र, मंगल ग्रह गैसों से बने हुए हैं। ठीक है, तो कूट दे रखा है ए और 2, ए और आर, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या ए सही है आर गलत है, या ए गलत है आर सही है। तो बताएं आप कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, प्रश्न जैसा आज का पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न के अनुसार बनाए गए हैं। हालांकि थोड़े ही प्रश्न है, 15-20 प्रश्न के आसपास प्रश्न है, पर बनाए हुए अच्छे हैं, है ना? बहुत यूजफुल रहने वाले हैं आपके लिए। तो इसमें आपका सही क्या हो जाएगा? देखिए, बुध, शुक्र, मंगल ये ग्रह गैसों से बने हुए हैं, ये बात यहाँ पे क्या है? गलत है। और ए क्या कह रहा है? बुध, शुक्र, मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ये आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ये इसमें क्या है? ए सही है आर गलत है, ए सही है और आर गलत है, इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। पहली बात, सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत है। नेक्स्ट, 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? केवल 1 या 2, केवल 2 या 3, केवल 3, 1, 2 या 3? बताएं, आप थोड़ा इसको सोचें और इसका उत्तर बताएं। देखिए, पहली बात क्या लिखी हुई? आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है ना? जर्मन विद्वान लेमेटेर ने दिया था। दूसरी बात, एडविन हम्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यह बात 1920 में बताई थी, यह भी सही है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, यह भी बात सही है। अर्थात इसमें तीनों बातें सही है। ठीक है, तो ये प्रश्न 4 थे। नेक्स्ट, ये प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न भी आपके थोड़ा सा स्लाइड में आसानी से आपको दिख सके। ये लो, आपको आराम से दिख जाएगा। ठीक है, यहां से पढ़े। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुरेसिक कल्प में डायनासोर का विकास हुआ। डायनासोर का विकास कब हुआ? जुरेसिक कल्प में। स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधे के रूप में मिले, जिनका विकास सिल्यूरियन कल्प में हुआ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? डायनासोर आपको पढ़ा होगा, है ना? मैंने बताया था, इयन, एरा, पीरियड, इपोज, एज। आद्य महाकल्प, है ना? पूर्वजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प आपने पढ़े होंगे। उनमें से ही है। पहला, जुरेसिक कल्प में डायनासोर का विकास हुआ। दूसरा, स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह सिल्यूरियन कल्प में मिले। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों कथन सत्य है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, डायनासोर, जुरेसिक कल्प, ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में तो डायनासोर लुप्त हो गए थे, है ना? तो जुरेसिक कल्प डायनासोर का विकास हुआ, सही बात है। और जीवन पर प्रथम चिन्ह सिल्यूरियन कल्प में मिला था। COS DCP आपने याद किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के क्रोड के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले टॉपिक है। क्रोड के संबंध में देखो कौन सी बात सत्य है। पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। फिर पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः निकिल और लोह से बना हुआ है। बताए दोनों में से कौन सी बात सत्य है? दोनों में से कौन सी बात सत्य है? अपने अध्ययन किया था पृथ्वी का आंतरिक संरचना का, है ना? 3 भाग किए थे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसियन जियोफिजिक्स ने। 3 भाग किए थे। पहला भाग था क्रस्ट, दूसरा भाग था मेंटल और तीसरा भाग था कोर। फिर वापस इनके 2-2 भाग किए थे, है ना? ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक है, अब यहां दिया हुआ है प्रश्न में, बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। अपन ने पढ़ा था बाह्य क्रोड तरल अवस्था में बिल्कुल यहाँ पे एस तरंगे जाती क्या हो जाती है? सीमा पे लुप्त हो जाती है। आंतरिक क्रोड ठोस भाग में, यहाँ अर्ध तरल अवस्था में है और ये ठोस रूप में है। ठीक है, तो पहली बात तो सही है। दूसरी बात, पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः निकिल और लोहे से बना है, नीफे, है ना? निकिल और फेरस से बना है। ये स्वेस का वर्गीकरण पढ़ा था अपन ने, सियाल, सीमा और नीफे। तो ये बात भी सही है। अर्थात 1 और 2 दोनों बातें सही है। इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल तक पहुंचता है, पहली बात। दूसरी बात, तरल चट्टानी पदार्थ जब मेंटल के ऊपरी भाग में होता है इसे मैग्मा कहा जाता है। तीसरी बात, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन व सल्फर के यौगिक बाहर निकलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, 2-3 प्रश्नों को मिला के बनाया गया प्रश्न है।
तो आप आराम से इसका उत्तर दें। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलता धरातल पर पहुंचता है। तरल चट्टानी पदार्थ जब मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तब इसे मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन सल्फर के यौगिक बाहर निकलते हैं। तो अभी देखें, अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखी थी, ये वाला भाग, ये ऊपरी मेंटल में मैंने आपको बताया था। ऊपरी मेंटल में क्या होता है, यहाँ पे ऊपरी मेंटल में यहाँ पे क्या होता है, तुरंत आपको दिमाग में बात याद आ जानी चाहिए। 400 किलोमीटर वाले भाग को क्या बोला था, दुर्बलता मंडल। और ये कैसा है, अर्ध तरल अवस्था में। कैसा है, अर्ध तरल अवस्था में। और ये मैग्मा का भंडार है। इसका भंडार है, ये मैग्मा का भंडार है। मैग्मा भंडार, मैग्मा यहीं से बाहर निकलता है। पहली बात, दुर्बलता मंडल से धरातल तक पहुंचता है। पहला कथन तो सत्य है। चट्टानी पदार्थ जब मेंटल के ऊपरी भाग में होता है जिसे मैग्मा कहते हैं। मेंटल के ऊपरी भाग में यहाँ पे है तो ये क्या कहलाएगा, मैग्मा। और जो धरातल पर आएगा क्रस्ट को तोड़ के तो ये क्या कहलाएगा, लावा। ये भी बात सत्य है। तीसरी बात, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक बाहर निकलते हैं। ये भी बात सत्य है। अर्थात इस प्रश्न में ए, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। ठीक है विद्यार्थियों, कैसा लगा प्रश्न, आज के प्रश्न ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। नेक्स्ट, सील्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है। सील्ड ज्वालामुखी, ठीक है, देखिए 4 कथन दे रखे हैं, मैं आपके बना देता हूं। अ, ए, बी, सी और डी। पहला बताए, इस ज्वालामुखी के निकास पर सिंडर शंकु रूपी संरचना विकास होती है। सील्ड ज्वालामुखी बताइए विद्यार्थियों, जो सबसे विशालतम रूप में पाई जाती है। पिछली बार प्रश्न था, सबसे विशालतम रूप में कौन सी ज्वालामुखी पाई जाती है, सील्ड ज्वालामुखी। दूसरी बात, हवाई द्वीप पर ज्वालामुखी इसी ज्वालामुखी के उदाहरण है। तीसरा, सील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। चौथी बात, ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट के होते हैं। ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट के होते हैं। तो आप बताएं, इनमें एक ही अंतर है, एक वाक्य है गलत है इस सील्ड ज्वालामुखी के बारे में, है ना। ध्यान रखें, ज्वालामुखी के विकास पर सिंडर रूपी संरचना पाई जाती है। ज्वालामुखी हवाई द्वीप के उदाहरण है और इसमें लावा तरल होता है। और ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट नहीं होता है, इसमें विस्फोट तो धीमा होता है पर विशाल आकार होता है, विशाल आकार होता है। भीषण विस्फोट तो होता है क्रेटर में, है ना, सॉरी कोल्डेरा में। भीषण विस्फोट होता है कोल्डेरा में। भीषण विस्फोट किसमें होता है, कोल्डेरा में। ठीक है, तो यहां पे ये कथन आपके क्या हो गया, गलत हो गया। ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया, 4th नंबर। ठीक है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट लेते हैं अपन, ज्वालामुखी कुंड के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोट ज्वालामुखी है। कुंड के बारे में पूछा है। ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है। इन ज्वालामुखी को लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार विशाल तथा इसके पास ही स्थित होते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है, आपको बताना है। पहला है ये कथन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर कथन है, सबसे अधिक विस्फोट होते हैं कुंड ज्वालामुखी कोल्डेरा में। ये बात तो ठीक है। दूसरा, ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है। विस्फोट होता है तो क्रेटर जो ज्वालामुखी का मुंह है वो मुंह अंदर धंस जाता है, विशाल गर्त बनता है जिसे कोल्डेरा या कुंड कहते हैं। ये भी बात ठीक है। तीसरा, इस ज्वालामुखी को लावा प्रदान करने वाले मैग्मा का भंडार विशाल तथा इसके पास ही स्थित होता है। ये भी बात ठीक है। इसका मतलब तीनों बात क्या है, सही है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहां की बताना है आपको। ए अलास्का, बी हवाई, सी इटली का, डी जापान का। तो मोना लोआ है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, कहां पे स्थित है, हवाई द्वीप पर, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, बी। ठीक है, अब कुछ प्रश्न और है
जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। ये देखिए आप, भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है। भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से, रेन गेज से, एनीमोमीटर से या पायरोमीटर से? आप आराम से देख के उत्तर बता सकते हैं। भूकंपीय तीव्रता का मापन किससे होता है? रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल के बारे में आपको पता होगा, रिक्टर महोदय ने इसको आविष्कार किया था 1935 में। 1965 में गुटेनबर्ग महोदय ने इसमें संशोधन किया। ये एक वैज्ञानिक स्केल है ना? ये गुणात्मक, मात्रात्मक का आंकलन करती है, इसलिए वैज्ञानिक स्केल है। 0 से 10 तक की संख्या इस पे अंकित होती है। ठीक है, तो ये भूकंपीय तीव्रता का मापन कौन करेगी? रिक्टर स्केल। नेक्स्ट है, पृथ्वी की संरचना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। महाद्वीपों में भूप्रपट्टी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम है। ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। महाद्वीपों में भूप्रपट्टी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम है, पहली बात। दूसरी बात, मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूप्रपट्टी की मोटाई सबसे कम पाई जाती है, मुख्य पर्वतीय क्षेत्रों में। तीसरी बात, महासागरों के नीचे भूप्रपट्टी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित है। तीनों में से कौन से कथन सत्य है? आप आराम से देख के बताएं, तीनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला क्या लिख रखा है? महाद्वीपों में भूप्रपट्टी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम है। क्या सत्य है? क्या नहीं है? महाद्वीपों में भूप्रपट्टी की मोटाई महासागरों की बजाय क्या होती है? ज्यादा होती है, कम नहीं होती है। कम तो महासागरों में होती है। तो पहला कथन हो गया गलत। दूसरा, मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूप्रपट्टी की मोटाई सबसे कम पाई जाती है। वापस वही बात आ गई, मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं में मोटाई सबसे कम नहीं, मोटाई ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। तीसरी बात है, महासागरों के नीचे भूप्रपट्टी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित होती है। ये सही बात है, महासागरों में भूप्रपट्टी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित होती है। सॉरी, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ए और 2 नहीं, दोनों गलत है, केवल 2 गलत है। 2 और 3 नहीं, 2 गलत है, 3 ये भी नहीं होगा, केवल 3। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 3। महासागरीय भूप्रपट्टी चट्टानें बेसाल्ट निर्मित है। बेसाल्टिक सतह बोला जाता है, महासागर को बेसाल्टिक सतह बोला जाता है। महासागरीय सतह बेसाल्टिक सतह होती है, बेसाल्ट से निर्मित होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है, पहला कथन। दूसरा कथन है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका स्रोत क्रोड है, अर्थात वो लावा क्रोड से बाहर आता है क्या? तीसरा कथन है, क्रोड एवं संपूर्ण मेंटल मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। उपयुक्त में से सत्य कथन की पहचान करें। 1 और 2 दोनों, केवल 1, 2 और 3 या केवल 3? बताएं, बताएं इसका उत्तर भाई। सी, दिमाग में ले, इसका उत्तर क्या होगा? सी, 2 और 3 दोनों। वापस देखें, 2 और 3 में क्या लिखा है? मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है, ये बात तो ठीक है, इसमें गड़बड़ है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका स्रोत क्रोड है। 2 नंबर गलत है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 2 नंबर क्या है? गलत है। क्रोड एवं संपूर्ण मेंटल मिलकर स्थल मंडल कहलाता है। क्रोड एवं संपूर्ण मेंटल, ये भी बात क्या है? गलत है। सही क्या है? सही हो जाएगा इसमें केवल 1। ये बी नहीं होगा इसका, इसमें राइट क्या हो जाएगा? आप ध्यान देना, इसमें राइट होगा ये बी होगा। केवल 1 राइट है इसमें। देखो ध्यान दो, मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। मेंटल का ऊपरी भाग कहां से कहां तक है? मेंटल आपके शुरू होता है 30 से 700 किलोमीटर तक, और उसमें ऊपरी 400 किलोमीटर का जो भाग है उसे अपन कहेंगे दुर्बलता मंडल, क्योंकि वहां पे भूकंपीय तरंगें जाके कमजोर हो जाती है। दुर्बलता मंडल ये अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल तक पहुंचता है उसका स्रोत क्रोड है। नहीं, क्रोड नहीं है। वो कहां से आता है? मेंटल से आता है लावा, ऊपरी मेंटल में, है ना। मैग्मा चेंबर पाया जाता है ऊपरी मेंटल में। क्रोड एवं संपूर्ण मेंटल मिलकर स्थल मंडल कहलाता है। नहीं, स्थल मंडल में क्या शामिल होता है? क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल।
क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल, क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल मिलके क्या कहलाता है? स्थल मंडल। लगभग 200 किलोमीटर तक का भाग स्थल मंडल कहलाता है। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? केवल एक। नेक्स्ट, पृथ्वी के कोर से कौन सी भूकंपीय तरंगे गुजरती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना। पृथ्वी के कोर से, कोर का भाग है पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से कौन सी भूकंपीय तरंगे गुजरती है? पी और एस दोनों, पी एस और एल तीनों, केवल पी या केवल एस? बताएं, फटाफट दिमाग में उत्तर आपके याद आ जाना चाहिए। पृथ्वी के केंद्र से केवल और केवल पी तरंगे गुजरती है। एस तरंगे तो बाह्य कोर के पास जाके क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। और एल तरंगे कहां चलती है? धरातल पर चलती है। बताया था तरंगे दो प्रकार की होती है, एक होती है भूगर्भिक तरंगे, एक होती है धरातलीय तरंगे, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव पी और एस और धरातलीय थी आपके एल। ठीक है, तो केंद्र में कौन सी जाएगी? केवल पी तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होती है, पहली बात। दूसरा कथन है, एस तरंगें जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। दोनों में से सही कौन सी है? केवल एक सही है या एक और दो दोनों सही है? केवल दो सही है या न तो एक सही है और न ही दो सही है? बताए, फटाफट आपके दिमाग में उत्तर आ जाना चाहिए, उत्तर आ जाना चाहिए। सत्य कथन बताना है, पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होती है। ठीक है, एस तरंगें जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार और गर्त दोनों बताती है। अर्थात यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपके 5 में दोनों बात ये सही है ना। पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंग की दिशा के संचरण की दिशा के समानांतर होती है, एक ही चीज में होती है, सही बात है। दूसरी बात, एस तरंगें जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार और गर्त बनाती है, ये भी सही बात है। अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा? बी। एक और दो दोनों बात सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पी तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। पी तरंगों की प्रकृति प्रकाश तरंगों जैसी होती है। पी तरंगें ठोस तरंग व गैस तीनों प्रकार की पदार्थों से गुजरती है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। बताएं, फटाफट उत्तर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अपन ने भूकंप पढ़ा, भूकंप की तरंगें पढ़ी, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? बताएं आप। पी तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती, ये बात तो सही है। पहला झटका होता है, पहला धक्का होता है प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगें सबसे पहले पहुंचती है। पी तरंगों की प्रकृति प्रकाश तरंगों जैसी होती है, नहीं, पी तरंगों की प्रकृति ध्वनि तरंगों जैसी होती है ना, ध्वनि पी की तरह, प्रकाश की तरह तो एस तरंगें होती है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या हो गई? यहाँ पे गलत हो गई। तीसरी बात, पी तरंगें ठोस तरल गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजरती, सही है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है, ये बात भी सही है। तो गलत असत्य कथन कौन सा हो गया? बी। इस तरह से ये कुछ प्रश्न थे मैं आपके लिए लेके आया था। शुरुआत हुई है प्रश्न श्रृंखला की। अपन हर 4-5 टॉपिक, 4-5 क्लास के बाद एक क्लास आपके प्रश्नोत्तर रहेगी। कैसे लगे प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मैंने आपके लिए 3-4 प्रश्नों का मिश्रण एक प्रश्न में डाला है। तो अभी शुरुआती 2-3 टॉपिक हुए हैं, इसमें महाद्वीप महासागर वाला टॉपिक बाकी है। बहुत जल्द उन प्रश्नों को भी लेकर हाजिर रहेंगे। तब तक ये अपना आज का प्रश्नोत्तरी वाला क्लास थी। आप इस क्लास को जरूर शेयर करें और बहुत जल्द आपके लैब असिस्टेंट की भर्ती भी आने वाली है, बहुत अच्छे पदों के साथ, है ना। अच्छे से तैयारी में लगे रहे, क्लास को शेयर करते रहे, ताकि अच्छा जो शेयर करें उनको आगे बता भी दिया करें कि सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो आएगा तो तुरंत आपके पास आसानी से बिना किसी पूछताछ के पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।